सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। जैसा कि कल हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रीलिम एग्ज़ाम है, मेंस आंसर राइटिंग है और इंटरव्यू, उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब उसका सिलेबस क्या है। और कुछ और भी हमने मुद्दों पर, जैसे हमने सोशल मीडिया के बारे में कुछ डिस्कस किया, डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन मुद्दों पर हमने कल चर्चा करी। इतिहास, भूगोल, है ना, शासन प्रणाली, एनवायरनमेंट, आर्थिक व्यवस्था, इन सभी पर हमने कल चर्चा करी सिलेबस के रूप को देखते हुए। तो आज, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को उस क्लास में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। तो अगर आपका किसी का कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम उसका जो आंसर है वो जरूर बताएंगे। कोई भी बिना किसी डाउट, बिना किसी डर के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के आप अपना कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपका डाउट है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, मेरे राइट साइड में एक ग्लोब रखा हुआ है। देखिए, जैसे आप सब लोगों को पता चल गया होगा, ग्लोब ये देखिए घूम रहा है, पूरा रोटेट कर रहा है ना, 360 रोटेट कर रहा है पूरा, देखिए, है ना। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है वो, है ना, बेस जिसे हम कहते हैं। एक आप देख रहे होंगे, ये एक कर्व शेप में मीजा, मतलब एक स्केल टाइप में है। ग्लोब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। आपने सबको पता होगा कि ये जो मेरे हाथ में आज ग्लोब, ये एक यंत्र है या एक वस्तु लगी हुई है, इसको हम ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोब की सहायता से हम आज अपना जो लेक्चर है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि जैसा आज मैं आपको बताऊंगा इजी वे में कि ग्लोब को कैसे समझें, है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चिंता मत कीजिए, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से कोई हर एक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज, आपने मेरे पीछे आज बोर्ड पे देखा होगा कि इंडिया का मैप आज बनाया हुआ है, देखिए, है ना। देखिए, इंडिया का मैप आज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग कि आज की क्लास में क्या होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। तो एक कहावत है कि जब हम थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ते हैं तो समझ में कम आता है, लेकिन जब हम हर किसी एक टॉपिक को प्रैक्टिकली लेके प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मैंने ग्लोब का मैंने बताया, है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। और मैंने, अगर मान लीजिए मैंने अभी इंडिया का मैप मैंने बोर्ड पे मैंने बनाया हुआ है, इसमें हम हर स्टेट को कवर करके चलेंगे, है ना। जो 28 राज्य हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रायद्वीपीय पठार है ना, मालवा का पठार है, ये सारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, जितने भी हमारे राज्य हैं, गोवा कहाँ पे स्थित है ना, कर्क रेखा क्या होती है, अक्षांश देशांतर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या है आपका, लेंथ क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है आपका, अगर लंबाई मतलब ईस्ट से वेस्ट क्या होगी, नॉर्थ से साउथ क्या होगी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, कर्क रेखा को कौन से राज्य, मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है ना, स्केलिंग क्या क्या सिस्टम है ना। ये जो आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था ना, एक स्केल है, कर्व शेप स्केल जो है, इसको क्या बोलते हैं, सबका डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा लेक्चर होगा, इसको हम 2 लेक्चरों में कवर करेंगे, ध्यान रखना। ये पूरा जो लेक्चर है इसको हम 2 लेक्चरों में कवर करेंगे। और ध्यान रखना, इस लेक्चर का नाम है, मतलब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका लेक्चर का नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति।
भारत की भौगोलिक स्थिति, ये मैं सब जो मैंने अभी तक आपको बताया एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप में, वो सब हम पढ़ेंगे। भारत है क्या, अभी विश्व के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मैंने कल भी आपको सिलेबस में बताया था, भारत सिलेबस में दोनों भूगोल पूछे गए हैं, भारत की दृष्टि से भी और विश्व की दृष्टि से भी, प्राकृतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। पूरा सिलेबस एक क्लास में कवर होना इम्पॉसिबल है, मैराथन क्लास होगी तब भी कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है। तो हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ऐसी सारी संभावनाओं को बताते हुए चलेंगे जहां से प्रश्न फंस सकता है प्रीलिम एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो आपने एक शब्द सुना होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। मैं इसी के अंदर अभी लिख दे रहा हूं, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं ग्रीन कलर का। सिंधु घाटी, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। और सिंधु घाटी की सभ्यता से तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंधु घाटी हो गया, अब मैं इसको क्यों यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं। तो देखो, जब मैं भारत की बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे ये मेरे माइंड में आना चाहिए कि भारत का विकास कहां से माना जाता है। अगर मैं मानव का विकास बोलूं तो आपने देखा होगा सर, आदि मानव के समय से, है ना, आदि मानव ने पहले मतलब कंदमूल फल खाता था। आदि मानव की बात करें तो उसने पत्थर को पत्थर से टकराकर आग का आविष्कार कर दिया। ऐसे ही तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम भारत के विकास की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, तो इसका विकास हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता से माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों? क्योंकि ये अपने विशाल साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, विशाल साम्राज्य, नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट को। विशाल साम्राज्य, एक व्यापार, बहुत बड़े बड़े व्यापार, बहुत अच्छे व्यापार होते हैं। ठीक है, एक सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास है ना, इस तरीके से सांस्कृतिक विकास है ना। और आर्थिक सफलताएं, आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या हम आगे डिस्कस करेंगे इसके लिए। आर्थिक सफलता, इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से भारत का विकास, जो भारत की संस्कृति है उसका विकास माना जाता है। किससे? सिंधु घाटी की सभ्यता से। सभ्यता जहां वर्ड लग गया, कल्चर, संस्कृति, यहां से इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता जो होती है, सिंधु घाटी का जो कल्चर था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? अपने विशाल साम्राज्य के लिए। बहुत बड़े बड़े मतलब साम्राज्य था। देखा ना आपने इतिहास में, आप पढ़ते हो कि इस राजा ने इतना जो साम्राज्य था उसको जीत लिया, उस पर राज कर दिया। एक राजा दूसरे राजा के साथ में युद्ध करा, उसको हराकर उसने उसका साम्राज्य पर अपना झंडा गाड़ दिया। तो साम्राज्य हो गया एक तरीके का, जगह। ठीक है, दूसरा व्यापार, बड़े बड़े व्यापार थे। ठीक है, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताएं, इन सब को अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या है, ये इस सब चीजों के लिए जानी जाती है। एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी, सिंधु घाटी की सभ्यता किन किन चीजों के लिए फेमस है, किन किन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक
विकास और आर्थिक सफलता या आर्थिक विकास के लिए। ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे ही हमारा भारत का विकास माना जाता है। इसका नाम क्यों पड़ा जी? इसका नाम आर्यव्रत पे, आर्यव्रत, ध्यान रखिएगा, बड़ा एक अच्छा नाम है, याद रखिएगा, आर्यव्रत। आर्यव्रत, आर्यव्रत, ये नाम का ध्यान रखिएगा। आर्यव्रत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्यव्रत कौन थे जी? उत्तर भारत में जो बसने वाले लोग थे। ध्यान रखिएगा, आर्यव्रत कौन थे? हमारे उत्तर भारत, उत्तर भारत में बसने वाले लोग, उत्तर भारत में बसने वाले लोग आर्यव्रत कहलाते थे। उत्तर भारत बोले तो ये वाला जो आपका इलाका है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो इलाका उत्तर भारत, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे डायरेक्शन में, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये वाला जो आपका एरिया है ये, ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका ईस्ट है, जहां पे आपका कितने 7 स्टेट आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला आपका कौन सा है? राइट साइड में आपका ईस्ट, पूरब, उसके लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम। जैसे ही आपका इस तरीके से खड़े हो, जिधर आपका फेस होगा उस तरफ क्या होगा आपका? उत्तर, नॉर्थर्न एरिया, नॉर्थर्न इंडिया में। तो ये आर्यव्रत कहां रहते थे? उत्तर भारत, इस जगह पे, ये वाला जो एरिया है, समझ में आ रहा है? इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? भारत पड़ा। चलिए, ये कौन थे जी? ये जो भारत किसके नाम पे पड़ा, है ना? ये तो आर्यव्रत आएगा जी, आर्यव्रत के नाम पे पड़ गया। लेकिन आर्यव्रत, वो तो आर्यव्रत तो हमने उत्तर भारत में बसने वाले लोगों को बोला है, तो भारत कैसे नाम पड़ गया? एक प्रश्न आता है, भारत कैसे नाम पड़ गया? तो ध्यान रखिएगा, आर्यव्रत के एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, आर्यव्रत के शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था भरत। ध्यान सुनिएगा, भरत। और इन भरत के नाम पर जो शक्तिशाली राजा थे, इन भरत के नाम पर ही हमारे इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। समझ में आ रहा है? तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहां पे कि शक्तिशाली राजा, मतलब अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो आप बताएंगे कि आर्यव्रत का एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम भरत था, उसी के नाम पे भारत पड़ा। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट आता है, समझ में आ गया? और इन्हीं के नाम पे मैं आपको बता दूं, ये जो भारत है इन्हीं के नाम पे भारत पड़ा, लेकिन पूरा नाम क्या था? भारतवर्ष। अगर आप इतिहास को उठा के देखें तो इतिहास में साफ लिखा हुआ है कि शक्तिशाली राजा जो भरत थे आर्यव्रत के, उनके नाम पर इस साम्राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा। वह भारत शब्द नहीं है, भारतवर्ष शब्द है। कभी कभी प्रीलिम एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत पड़ा या भारतवर्ष नाम पड़ा, तो बच्चा बोलेगा भारत नाम है तो भारत पड़ा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा भारतवर्ष। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, तो बड़ा अच्छा कंटेंट है। और मैं आपको बता दूं, इस सब के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है, महेश बर्णवाल। या तो आप एनसीईआरटी 6 से लेके 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है। उनमें जो प्रश्न और उत्तर की जो प्रक्रिया है ना, प्रश्न पूछने की, उत्तर देने की प्रक्रिया है, वो बड़ी अच्छी है। अगर आप उसमें सुटेबल नहीं, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो एक महेश कुमार बर्णवाल नाम की कॉस्मोस की बुक आती है जिसमें एनसीईआरटी का सार दिया हुआ है। और मेरा यह मानना है कि जिस व्यक्ति ने वो बुक पढ़ ली उसको प्रीलिम्स में तो बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा, पूरी हेल्प मिलेगी इतिहास के क्षेत्र में, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।
ठीक है। तो अब बात आता है ईरानी। ईरानी कौन थे जी? जब भारत में ईरानी आए, मैं इस पृथ्वी को उठा के इधर रख देता हूं, ठीक है। पृथ्वी किसी से उठती नहीं है, लेकिन हमने उठा दी, ठीक है। चलिए, जो हमारे भारत के ईरानी थे, जो हमारे भारत में ईरानी आए, है ना, एक सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा, इस नदी का जो मतलब, इससे सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के पास में, सिंधु नदी, नोट करते रहिएगा, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के पास कौन आए? सिंधु नदी के पास हमारे आए जी ईरानी, है ना। मतलब इस जगह पे किसका निवास था? वैदिक आर्य। एक तरीके से समझा सकते हैं मोटा मोटा, वैदिक आर्य, वैदिक आर्य, वैदिक आर्य, ठीक है जी, वैदिक आर्य। जो ये नदी है, सिंधु नदी जो है, जिसके नाम पर सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन है, इस नदी को ईरानियों ने क्या बोला? इस नदी को ईरानियों ने हिंदू नदी बोला। ध्यान रखिएगा, ईरानियों ने इसको क्या बोला? ईरानियों ने क्या बोला? इस नदी को हिंदू नदी, हिंदू नदी। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से कि ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया? तो ध्यान रखिएगा, हिंदू नदी नाम दिया। समझ में आ रहा है? अब दूसरा आता है कि चलो नदी तो बोल दिया जी, अब इस देश को क्या बोला? तो इन्हीं ईरानियों ने इस देश को नाम दिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं, वहां से हर प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड को ध्यान रखिएगा। ईरानियों ने हिंदू नदी बोला, सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला, और इस साम्राज्य को हिंदुस्तान का नाम दिया। और फिर यूनानी भी आई थी, ध्यान रखना। ऐसे थोड़ी ना भारत में एक ही व्यक्ति आया, बहुत सारे व्यक्ति आए। भारत छोटा मोटा देश थोड़ी है हमारा, भारत बहुत बड़ा देश, और भारत बहुत महान देश है। सब इसके दर्शन करना चाहते थे, ठीक है। तो एक आए हमारे यूनानी, यूनानी भी आई जी हमारे। यूनानी ने इस नदी को, सिंधु नदी को क्या बोला? सॉरी, सिंधु नदी को क्या बोला? सिंधु नदी को बोला इंडस। इंडस। और जब यूनानियों ने इस नदी को इंडस बोला, है ना, और इस साम्राज्य को क्या बोला? इसको बोला इंडिया। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिया, हिंदुस्तान, है ना। ये सभी शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी पे, सिंधु नदी के किनारे कौन रहते थे? सिंधु नदी के किनारे हमारे वैदिक आर्य रहते थे, है ना। भरत कौन थे जी? भरत हमारे आर्यों के शक्तिशाली राजा थे, है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है? हर प्रश्न को पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे कि आगे हम पढ़ा सकें। चलिए, अब इसको रफ कर देते हैं, नक्शे को रहने देते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा नक्शे का बहुत बड़ा रोल है आज की क्लास में।
सारे पॉइंट जितने भी मैंने बताए कि यूनानियों ने इस स्थान को क्या बोला, है ना, वैदिकों ने क्या बोला, वैदिक कहाँ रहते थे, ईरानियों ने क्या बोला, सब चीज आपको ध्यान रखना, सब चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। किसी की संभावना नहीं होनी चाहिए कि कोई प्रश्न आपका छोटे से छोटा, आप एक आम स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, कोई प्रश्न एक साधारण प्रश्न हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर एक प्रश्न, हर एक अक्षर एक क्वेश्चन की तरह है, ध्यान रखना। चलिए, ये तो हमने कर लिया जी भारत के बारे में, मतलब भारत को भारत क्यों कहा गया, भारत को भारतवर्ष क्यों कहा गया, भारत को इंडिया क्यों कहा गया, भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा गया, यूनानियों ने क्या बोला, ईरानियों ने क्या बोला, सब चीजें। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति एवं विस्तार, मतलब कहने का है कि ये जो भारत है, ये इसका विस्तार कितना है, कितने उसका फैला हुआ है। अवस्थिति मतलब किस जगह पे स्थित है। अब अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं तो देखिए, अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं, है ना, ये ग्लोब आप देख रहे हो, अब ये तो पूरी पृथ्वी है, 70% वाटर से क्या है, 70% वाटर है। ये जो आप देख रहे हो, जितना भी आप स्काई ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये सारा आपका पानी है, चाहे आप ईस्ट में ले लो, चाहे आप नॉर्थ में ले लो, चाहे वेस्ट में, चाहे साउथ में, जितना भी पार्ट आपको ये ब्लू वाला मिलेगा, स्काई ब्लू वाला, ये सारा का सारा आपका पानी से घिरा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं अपने इंडिया की, ये बात करूं तो ये जो आपका भारत है, ये देखिए भारत के तीनों तरफ पानी है। बाकी इस तरफ क्या है, आपका स्थलीय क्षेत्र है। ऊपर की तरफ जब चीन की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे, वो स्थलीय क्षेत्र है। लेकिन आप अगर इस साइड में जाएंगे, केरल साइड में जाएंगे, या फिर आप इधर इस साइड में जाएंगे, है ना, तो क्या है आपका, तो फिर आपका वो तो साउथ वाला एरिया है, वो आपका स्थलीय क्षेत्र नहीं, पानी वाला क्षेत्र है वो। तो ऐसी स्थिति हमको यहां पे पता करनी है कि स्थिति एक्चुअल में है क्या। चलिए जी, देखिए एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में मार्कर का कैप गिर गया है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में, ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप के, नोट करते चलिए, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण मध्य भाग, बड़ा इंपॉर्टेंट सब ये एक है। भारत क्या है हमारा, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। दूसरा क्या है जी, ये आपने लिख लिया, चतुष्कोणीय है, ध्यान रखिएगा, चतुष्कोणीय, ध्यान रखिएगा, एक शब्द है चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय आकार है। बेसिक है, फंडामेंटल बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको पता भी होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देखोगे बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इसकी एक एक लाइन को डीप स्टडी करें तो कम से कम 5-6 लेक्चर में कवर होगा। ये सिर्फ भारत की भौगोलिक स्थिति जो है, या भारत की अवस्थिति जो है, या भारत का भौगोलिक विस्तार जो है, 5-6 क्लास लग जाती हैं और हर एक लाइन पे हम डीपली डिस्कस करें तो। लेकिन पॉइंट हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, इस बात से बेफिक्र रहिए आप। चतुष्कोणीय इसका आकार है। चतुष्कोणीय कैसे, देखिए आप, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इस कोने से, और अगर मैं नॉर्थ वाले कोने को नॉर्थ वाले कोने को अगर मैं ईस्ट से मिलाऊं, यहां पे ईस्ट आ जाता है, ठीक है। अगर मैं ईस्ट वाले कोने को अगर मैं साउथ से मिलाऊं, साउथ,
अगर मैं साउथ वाले कोने को आगे बढ़ाता हुआ मैं वेस्ट से मिला पश्चिम, और इस वेस्ट को फिर मैं कहां से नॉर्थ से मिलाता हूं। ये देखिए, इसको समझिएगा चतुष्कोणीय क्यों कहा गया है। 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 चतुष्कोणीय, 4 भुजाओं वाला। क्या है ये? आकार में है, 4 भुजाओं वाला इसका आकार है। समझ में आ गया होगा सर, बहुत आसान है। तो भारत, ध्यान रखना आपको, भारत एक चतुष्कोणीय आकार है। अगर मैं बात करूं उत्तर में, ये वाला जो, देखो मैं पहले आपको बता देता हूं, ये आपका पूरब है ना, ईस्ट जिसे हम बोलते हैं ईस्ट। ये आपका वेस्ट जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। आधे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता कि पूरब पश्चिम है किस साइड में, है ना। तो ये डायरेक्शन थोड़ा सही से याद कर लीजिएगा। अगर मैं ये वाला बात करूं तो ये आपका उत्तर, जिसको हम नॉर्थ बोलते हैं, और ये वाला जो हमारा एरिया है पानी वाला एरिया, इसको हम साउथ, मतलब दक्षिण का भाग हो, दक्षिण या फिर साउथ। ध्यान रखिएगा 4 दिशाएं हमारी, मैं यहां भी इसको मेंशन कर देता हूं इस तरीके से। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी करें भूगोल के विषय में, तो ध्यान रखिएगा जहां सबसे पहले आपके अपने माइंड में एक रफली आइडिया बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबसे पहले। उसके बाद जब आप उसको काम को स्टार्ट करोगे, आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, तो बहुत इजी रहेगा। ट्रिक्स होती हैं कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको माइंड में सेट करनी पड़ती है अपने में, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर मैं इसकी नॉर्थ वाले एरिया की बात करूं, इस वाले एरिया की, ये नॉर्थ वाला एरिया, पूरा नॉर्थ वाला एरिया, ये वाला है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला सॉरी, ये वाला जो एरिया पूरा, ये क्या है? ये पूरा आपका पर्वतों से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, पर्वतीय माला, पर्वतीय माला या पर्वतीय श्रृंखला हम इसको बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा उत्तर में क्या है, उत्तर में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर में हमारा पर्वतीय माला है। आपने देखा होगा शिवालिक हो गया आपका, है ना, जास्कर हो गया, बहुत सारे हैं आपके। हिमालय, मतलब तो हिमालयी इलाका बोलते हैं, हिमालय इलाका। तो उत्तर में क्या है हमारा? उत्तर में हमारा पूरा पर्वतीय श्रृंखला से घिरा हुआ है। यहां पे आप देखोगे सिक्किम, ये वाला पोर्शन सिक्किम आ जाता है, यहाँ उत्तराखंड आ जाता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, है ना, पढ़ाइए आगे सारे स्टेट्स को। तो ध्यान रखिएगा उत्तर में क्या है इसका, उत्तर में इसका है आपका पर्वतीय माला, ठीक है। मध्य में क्या है इसका? अगर मैं मध्य में बात करूं, मध्य बोले तो ये वाला एरिया जो मैं अभी यहां वाले की मैं बात कर रहा हूं, ये सबने उतार लिया होगा, है ना। यहां इस वाले इलाके में अगर मैं बात करता हूं, ये वाला इलाका, ठीक है, यहां पे क्या है? विशाल नदियां हैं, विशाल नदियां, विशाल नदियां हैं। भारत के मध्य में क्या है? भारत के मध्य में विशाल नदियों का भंडार है। ठीक है। उत्तर पूर्व की अगर मैं बात करूं, उत्तर पूर्व में ध्यान रखिएगा, उत्तर, थोड़ा जगह ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे कम है इसलिए मैं हल्का। उत्तर पूर्व में क्या है आपका? वानच्छादित पहाड़ियां, वन
वनों वाली जो पहाड़ी होती है ना, उसको ध्यान रखिएगा, वनों वाली जो हमारी पहाड़ी उत्तर पूर्व में है। नोट कर लीजिएगा इसको, एक पॉइंट ये भी है हमारा। उत्तर पश्चिम भाग में हमारा रेतीली मरुस्थल का विस्तार है, रेतीली मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिम में बात कर रहा हूं, ये वाला जो आपका इलाका है, ये वाला जो आपका इलाका है, ये वाला इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है उत्तर पश्चिम। आपने देखा होगा मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं रेतीले मरुस्थल, रेतीले मरुस्थल, मरुस्थल, मैं क्यों कह रहा हूं रेतीले मरुस्थल, ये आपको भी माइंड लगाना है। यहां रेतीला मरुस्थल कहां से आ गया, इसका मतलब अगर यहां पे रेतीला मरुस्थल है तो राजस्थान भी यहीं पे होगा, राजस्थान भी तो यहां पे होगा, ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हो। आपने अपना माइंड लगाया, इस वाले इलाके में उत्तर में तो पूरी पर्वतीय माला है, अर्थात मतलब हिमालय है, हिमालय क्षेत्र है, हिमालय। कभी शिमला गए हो, कभी मनाली गए हो, उत्तराखंड गए हो, तो ये वाला जो इलाका है, ये मैंने सिर्फ आपको उसके लिए बताया है मैंने सिर्फ, क्योंकि यहाँ अंदर जगह नहीं है। इसको चीन वाले इलाके को मत समझ लेना कि सर चीन वाले इलाके में आपने पर्वतीय माला बना दी है। ये वाला जो पार्ट है पर्वतीय माला में, इस वाले जो ग्रीन वाला जो बॉर्डर, उसकी बात कर रहा हूं। हिमालय पहाड़ियां हैं यहाँ पे, हिमालय पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, न जाने कितने कितने किलोमीटर ऊंचे पर्वत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस वाले इलाके में क्या उत्तर पश्चिम में आपका रेतीले मरुस्थल है आपके। तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब लिखिएगा अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट हम समझ जा रहे हैं, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं उत्तर, उत्तर में हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान, हिंदू कुश व सुलेमान की श्रेणियां, ठीक है। और अगला आता है उत्तर पूर्व में पर्वतीय पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में ये वाला जो पार्ट है, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम है, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में पर्वतीय पहाड़ियां, अभी जो मैंने बताया था पर्वतीय पहाड़ियां, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व में पर्वतीय पहाड़ियां, वो सॉरी पूर्वांचल पहाड़ी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पर्वतीय पहाड़ी हमारा आ चुका है, पूर्वांचल पहाड़ी, माफ कीजिएगा, पूर्वांचल पहाड़ी, उत्तर पूर्व में। उसके बाद में दक्षिण में क्या है हमारा, दक्षिण की अगर बात करें, हर कोई व्यक्ति बता देगा स्टूडेंट, दक्षिण में क्या है हमारा, दक्षिण में हमारा सागर है ना, दक्षिण में क्या है हमारा, हिंद सागर, हिंद महासागर हम जिसको बोलते हैं, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण, हिमालय पर्वत, हिंदू कुश व सुलेमान,
की श्रेणियां, पूर्वांचल पहाड़ियां उत्तर पूर्व में, और हिंद महासागर आपका दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। चलिए, अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। 5 देश आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। उत्तर पूरब, सॉरी, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप कौन कौन से आते हैं जी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आएगा आपका भारत, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले आएगा क्या, हमारा भारत। दूसरा आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश लिख लीजिए, साथ के साथ उतारते जाइए, रिवाइज भी होता रहेगा आपका, है ना। एक आता है आपका तीसरा भूटान, 1 2 3। चौथा आता है आपका नेपाल, इस वाले इलाके में जो स्थित है, ठीक है। और एक 5वां आता है आपका पाकिस्तान। बड़े आसान, अच्छा वो नाम है, बड़ी इजीली आप याद कर सकते हो। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आपके 5 देश आते हैं। एक है आपका भारत, दूसरा आपका बांग्लादेश, तीसरा भूटान, एक नेपाल और एक पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, भाभू नेपाल, है ना, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। अभी रट जाने चाहिए ये 5 सेकंड के अंदर अंदर। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से हमारे देश आते हैं, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल और 5वां पाकिस्तान। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत अभी रट जाने चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद और ये ध्यान रखिएगा 5 देश आते हैं, अगर इसमें कोई पूछा जाए तो 5 देश। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। इनमें से आपको कोई याद रहे ना रहे, 2 तो जरूर याद रहने वाले हैं, भारत और पाकिस्तान। सबकी जबान पे देखो, भारत पाकिस्तान, आज पाकिस्तान ने सीमा क्रॉस कर दी, आज पाकिस्तान ने वो कर दिया, आज पाकिस्तान ने बम फेंक दिया, आज भारत ने वो कर दिया। ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान तो कभी भूलेंगे नहीं। उपमहाद्वीप पे दो ध्यान ही रखो, एक अपना देश और एक अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके साथ हम बैठ के चाय पानी का कभी ढंग से इंतजाम करेंगे, है ना। चलिए, ये हो गया। अब एक प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े देशों का क्रम क्या है, या भारत के कौन कौन से देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। कौन कौन से हैं जी, बताइए। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कौन कौन से हैं वो देश। देखिए, पहला तो रूस, एक है आपका कनाडा,
एक है आपका चीन, एक है आपका संयुक्त अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। और कौन सा है जल्दी बताइए। एक है आपका ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, है ना, ब्राजील। एक हो गया आपका भारत, एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये 7 आपके विश्व के बड़े देश हैं। या मैं ये कह सकूं कि भारत की दृष्टि से अगर मैं देखूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं देखूं, तो भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7। कौन कौन से हैं जी? अब देखो मैंने लिख तो दिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे, है ना। तो देखो जी, रूस आता है पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा इसी का है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है चीन, चौथे नंबर पे आता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे हमारा आता है भारत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर आप एक बात सुनिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के कौन कौन से देश हैं भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, कनाडा है, रूस है ना। इनका क्रम क्या है? इनका क्रम, सबसे पहला क्रम रूस है जो मैंने लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक पांचवें नंबर पे आपका ब्राजील है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पे भारत है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? अब एक आता है कि भारत हमारा स्थित किस गोलार्ध में और किस अक्षांश में है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में अगर मैं ये बात करूं, ये देखिए भाई, देखो ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं, पहले एक इधर इस साइड देखिएगा, ये आपने सबने नोट कर लिया होगा, है ना, उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, एक छोटे से टॉपिक ग्लोब में अभी आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां मैं आपके छोटा सा ग्लोब में बना देता हूं। ठीक, चलिए, पृथ्वी है सपोज, ग्लोब है, ग्लोब है, ठीक है। आपने इसमें अगर किसी को ग्लोब नहीं बनाना आता है तो सीधे तरबूज बना दीजिए, गोल तरबूज, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, है ना। ये सब लोगों ने देखा होगा बहुत प्यार से, इस तरीके से बना हुआ, ये देखा होगा। अब पृथ्वी है भाई, ये तो ये पूरी पृथ्वी है, इसमें अक्षांश भी है, इसमें देशांतर भी है ना, इसमें विषुवतीय रेखा भी है, इसमें कर्क रेखा भी है, इसमें मकर रेखा भी, सब है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस ग्लोब की, मैंने यही बनाया है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने यही बनाया है, आप मेरे हाथ पे जो पृथ्वी लगी हुई है मैंने यही बनाया है। देखिए, मैं अगर मैं इस पूरी पृथ्वी की बात करूं,
तो हाँ, एक चीज मैं आपको इसको समझाने से पहले मैं और ये बताऊंगा कि जो मैं बता रहा था कि जो हमारा भारत है उसका जो पानी वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? जो क्या हो, पानी से घिरा हो, और इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, हमारा समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसा क्या है? पानी वाला इलाका है ना ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं यहां पे बात करता हूं। देखिए, ये मेरे सामने इस समय ग्लोब है, ये देखिएगा अब, ये जैसे है, अब देखिए ये पूरी पृथ्वी है हमारी। अब ये पूरी पृथ्वी हमारी दो भागों में कब बटेगी? या आपने कभी तरबूज खाया हो घर पे, तो दो भाई हैं या दो बहनें हैं या एक भाई या एक बहन है, तो उनमें लड़ाई कब होती है? उनमें लड़ाई तब होती है जब तरबूज का आधे से ज्यादा हिस्सा एक को दे दे और आधे से कम हिस्सा एक को दे दे, तभी तो लड़ाई होती है, हिस्सा बंटवारा नहीं हो पाता अच्छे से। तो क्या है, सेम ऐसे ही है हमारी पृथ्वी गोल है, हमारी पृथ्वी। अब उत्तरी गोलार्ध, अब मैंने आपको बताया था, देखिए ये देखिए इस तरीके से इसको मानिए, मैंने आपको बताया था नॉर्थ और नीचे वाला मैंने आपको साउथ बताया था, तो सेम इसमें भी वही चीज है। ये जो पृथ्वी है इसको क्या करा हमने, दो भागों में बांट दिया, और दो भागों में ऐसे नहीं कि कहीं से भी बांट दिया। पृथ्वी को बिल्कुल, इस ग्लोब को समझने के लिए बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में काटा गया, बिल्कुल बराबर दो हिस्से में। जैसे आप कोई बॉल लीजिए, उस बॉल को दो बराबर हिस्से से चाकू से काट दीजिए, आप देखोगे एक आधा गोल हिस्सा एक हाथ में आ जाएगा और एक आधा हिस्सा दूसरे हाथ में। तो सेम इसी की तरह है ये भी। ये जो पृथ्वी है का ग्लोब है, ग्लोब जो मेरे हाथ में है, ये क्या है, हमने अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो एक ट्रिपल लाइन इस पे आ रही है, जो डार्क लाइन है, ये वाली लाइन मैं आपको दिखा देता हूं, सॉरी ब्लैक मार्कर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वाली जो लाइन है, ये आप देख रहे हैं, है ना, ये वाली जो लाइन है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं भारत की तरफ की बात करूं, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के जरिए हमने क्या किया, इस लाइन के जरिए हमने इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग में? नॉर्थ में और साउथ में। और जब हमने नॉर्थ में और साउथ में बांटा, तो हम ऐसे भी तो बांटेंगे इसको भाई। अब मैंने बोला 4 हिस्से करने हैं मुझे दिशाओं के अनुसार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। भाई उत्तर में हो गया, दक्षिण में हो गया, है ना, लेकिन अब बाकी की 2 दिशाओं में कैसे मैं इसको बांटूंगा? तो फिर मुझे आधा करना पड़ेगा, फिर ऐसे कट करना पड़ेगा, फिर बीचों बीच से निशान लगाना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे? पूरब और पश्चिम दिशा। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो कट हुआ है हिस्सा बराबर वाला, उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपको दिख रहा है तो मैं एक बार कैमरे के सामने मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला, ये भारत आप देख रहे हो, भारत के तीनों तरफ पानी है, इधर स्थलाकृति है, दोनों तरफ स्थलीय क्षेत्र है, नीचे जल क्षेत्र है। उसके नीचे आप देखिए, ये जो एक ब्लैक कलर की लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है, ये इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इस लाइन को हम कहते हैं विषुवतीय रेखा। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को हम कहते हैं विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा, ठीक है। अब इस विषुवतीय रेखा के इसको और क्या बोलते हैं? इसको एक नाम और दिया गया है, जिसका नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा
नाम देखो, नाम से समझ में आ जाएगा जी भूमध्य रेखा क्या होती है। अगर कोई बाद में भूल भी जाए तो इस नाम से समझ लीजिएगा भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा वह रेखा होती है, या ग्लोब की वह रेखा होती है, या वह मानक रेखा होती है जिसको, या जो रेखा पृथ्वी को दो समान हिस्सों में बांट देती है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। फिर बात ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा एक मानक रेखा है जो पृथ्वी का ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटने का कार्य करती है। और वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब एक और आती है जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे दिखाते रहेंगे। एक और आती है, एक आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका जी, कर्क रेखा का भी। कर्क रेखा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा वह रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए, मैं लगभग एक शब्द मैंने जोड़ा है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और राज्य को काटती हुई निकलती। कुछ राज्य हैं उनके मैं भी बताऊंगा क्या है, उन राज्य को काटती हुई निकलती है। अरे प्रश्न बन जाता है पेपर में कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। 7 राज्य मैं बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो कर्क रेखा, एक कर्क रेखा और एक विषुवतीय रेखा, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? विषुवतीय रेखा हमारी ग्लोब को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन कर्क रेखा पृथ्वी को दो भागों में नहीं बांट रही है। कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग दो भागों में बांट रही है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो ये अभी आपका कुछ छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है। चलिए, इसको रफ कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट्स तैयार कर लिए होंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। और ये बात, एक बात थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसकी? मैप बनाने की। आपके चाहे जितने भी आपके 28 राज्य हैं, या फिर आपका भारत है, या कोई भी देश है, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा रफली बना बना के कि उनके जो आकार है, उनकी आकृति कैसी, वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ध्यान रखिएगा। चलिए, खैर धीरे धीरे सब होता रहेगा, धीरे धीरे कदम रखेंगे, धीरे धीरे मंजिल को पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूं भारत के क्षेत्र में कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, कि सर अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न आता है कि सर अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं नॉर्थ साइड में जा रहा हूं तो नॉर्थ साइड का सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप आइए भाई हमारे गांव में आइए, हमारे गांव में सबसे लास्ट घर उसका है जी, कहते हैं ना। या किसी को घर नहीं मिलता, फोन करता है कि भाई कहाँ है जी, हम तो आपकी गली पे खड़े हैं, तो वो बताता है कि आप इस गली में आ जाइए और सबसे लास्ट वाला मकान मेरा ही है जी, सबसे लास्ट वाला मकान इस फला फला इंसान का है, बताता है ना। या आप वहीं रुके रहो, पहला गली का पहला मकान उसी व्यक्ति का है। तो ऐसे ही क्या है,
भारत के कुछ पॉइंट हैं, पूर्वी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है, कैसे पता करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत के दक्षिणतम बिंदु की। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, ये तो जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल रटे होने चाहिए। और इसको ग्रेट निकोबार द्वीप भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप भी बोलते हैं। अब बात आती है उत्तरतम बिंदु कौन सा है? यहां वाला उत्तरतम बिंदु, ये साउथ हो गया और ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया नॉर्थन। ठीक है, तो इसका कौन सा है आपका? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल हमारा क्या है? उत्तरतम बिंदु, मतलब नॉर्थन बिंदु वो है। और इसको इंदिरा पॉइंट कहां पे हमारा? ग्रेट निकोबार द्वीप में। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है हमारा जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में हमारा पड़ता है, जम्मू कश्मीर। ध्यान, ये भी जगह भी ध्यान रखिएगा, जगह के साथ ही पूछ सकता है आपका। भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए जगह के साथ में, तो क्या है जगह के साथ में? ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। जम्मू कश्मीर में क्या पड़ता है? इंदिरा कॉल। ठीक है, एक आता है हमारा पूर्वोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु, इसको बोलते हैं किबिधु। ध्यान रखिएगा, किबिधु, किबिधु, किबिधु हमारा एक पॉइंट है। और ये कहां पड़ता है? ये ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। किबिधु कहां पड़ेगा हमारा? किबिधु पड़ेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर बिंदु, वो पड़ता है हमारा गौर माता। यहां पे हम बात करेंगे गौर माता। और ये हमारा कहां पड़ता है? ये हमारा पड़ता है गुजरात में, गुजरात। सॉरी, गौर मोता, सॉरी गौर मोता है, गौर मोता, या फिर गुहार मोती भी इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, गौर मोता या गुहार मोती। गुहार मोती या गौर मोता, समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा आप चारों पॉइंटों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक और पॉइंट आता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमारा कन्याकुमारी है। ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ध्यान रखिएगा। नॉर्थन पॉइंट क्या है हमारा, या उत्तरतम बिंदु क्या है हमारा? इंदिरा कॉल, जो हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम बिंदु हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो हमारा पड़ेगा ग्रेट निकोबार में। और इसी की मुख्य जो बिंदु है हमारा, है ना, वो पड़ेगा कन्याकुमारी। और एक हमारा पूर्वोत्तर हमारा क्या है? ये वाला पूर्वोत्तर, जो हमारा पूर्व में जो हमारा पॉइंट है उसको बोलते हैं किबिधु। और किबिधु हमारा कहां पे है? किबिधु हमारा है अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद में पश्चिमोत्तर बिंदु हमारा गौर मोता या गुहार मोती, ये पड़ेगा हमारा गुजरात में। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत ज्यादा टफ जो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ज्यादा टफ नहीं है। एक बार रिवाइज करोगे तो इजीली रिवाइज हो जाएगा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई की, भारत की लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए, ये वाला जो हमारा पॉइंट है गौर माता से लेके हमारा किबिधु तक का जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा,
ये, ठीक है। पूरब से लेके हमारा जो पश्चिम तक का है वो 2993 किलोमीटर का है, ध्यान रखिएगा, 2993 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2933 किलोमीटर, 33 सॉरी 2933 किलोमीटर। और अब एक आता है हमारा उत्तर से लेके दक्षिण तक वाला, ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं 3214 में से अगर मैं 2933 घटाता हूं तो कितना आएगा हमारा, 11 में से 3 गए 8, 11 में से 9 गए हमारा 2, और यहां पे 0, 4 में से 3 गया 1, 11 में से 3 गए हमारे 8, और 11 में से 9 गए हमारे 2, 281 किलोमीटर ज्यादा लंबा है हमारा नॉर्थन से जो साउथ वाला एरिया है। किसकी कंपेयर में, पूरब से पश्चिम वाला जो क्षेत्र, किबुदु से लेके गौरमोता, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात वाला जो एरिया है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर से 281 किलोमीटर ज्यादा हमारा क्षेत्र है कहां, इंदिरा पॉइंट से लेके और इंदिरा कॉल तक का, समझ में आया, कन्याकुमारी से लेके हमारा जम्मू कश्मीर तक का। तो ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने भारत के विषय में डिस्कस करी आज, ठीक। कल हम जो क्लासें पढ़ेंगे वो इसी जो हमारा भौगोलिक अवस्थिति है भारत की, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। कल हम अक्षांश और देशांतर को पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम और विस्तार पढ़ेंगे इसका, कल हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, समझ में। तो ये ध्यान रखिएगा आप, जो ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट आपको लिखवाए हैं वो थोड़ा सही से पढ़िएगा। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, एक साथ हम हाथ पैरों को फेंकेंगे कि नहीं हिस्ट्री 10 दिन में हो जाए, हमारा 1 महीने में हो जाए, भूगोल हमारा 1 महीने में हो जाए, हमारा शासन हमारा 1-1.5 महीने में हो जाए, हमारा एनवायरमेंट 10 दिन में हो जाए, कभी नहीं हो पाने का। मैंने कल बताया था यूपीएससी एक ऐसी लंबी तपस्या है, वो लंबी तपस्या क्यों है, हर एक पॉइंट को कवर करते चलना है। छोटे से छोटा पॉइंट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कब इंपॉर्टेंट हो जाए कुछ पता नहीं है। हालांकि ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये आराम से 20 मिनट में कवर हो सकते थे, 25 मिनट में, लेकिन ऐसे अगर मैं आपको बता दूं कि कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के बाद में उसके बाद में इंदिरा कॉल के बाद में इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट के बाद में अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसमें किबिदु हो गया, उधर आपका गौरमोता हो गया, उधर गुहारमोती हो गया, ये ऐसे काम नहीं चलता है। समझ के पढ़ना है। अपनी इस जो ब्रेन है ना, इसके चैम्बर में हर चीज को फिट बैठा लेनी है, तभी धीरे धीरे हम यूपीएससी को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर एकदम घोड़े की चाल चलोगे तो कभी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। कछुए की चाल बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में कछुए की चाल बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी एस्पिरेंट को जब तैयारी स्टार्ट करता है वो तो जब तक उसका बेसिक क्लियर ना हो जाए, उस बेसिक को क्लियर करने के लिए कछुए की चाल बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हर एक पॉइंट को समझ के चलना पड़ता है। अगर आप खरगोश की चाल चलोगे स्टार्टिंग में तो कभी कुछ नहीं, जो आपका बेसिक है, जिनसे आपका मेंस आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी, वो आप छोड़ दोगे उन चीजों को, फिर नहीं हो पाएगा। ये इंडिया का जो मैप है, जो आपके स्टेट्स के मैप हैं, जो आपके सारी चीजें, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप खुद मेंस आंसर राइटिंग उठा के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो मैंने टच बताया, एक आध प्रश्न 2-3 प्रश्न फंस जाते हैं कभी, बहुत बार, हालांकि बहुत बेसिक प्रश्न है, लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं। तो धीरे धीरे हम एक टॉपिक को कवर करके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को जितने भी आज हमने पॉइंट्स कवर करे हैं, भौगोलिक स्थिति, अक्षांश, देशांतर, विषुवतीय रेखा, चाहे हमारा कोई भी, चाहे हमारा
भारत की दृष्टि से हम उससे बड़े जो एरिया में जो देश हैं वो भारत का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें, उत्तर में क्या, उत्तर में कौन से पर्वत हैं, और क्या नाम है, दक्षिण में क्या है हमारा, मध्य में क्या है हमारा, पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं हमारा, प्रायद्वीप में पठार कहाँ पे, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं हमारा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लास में कल हम अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत मजा आया होगा क्लास को पढ़ने में, और बस आशा रखिए धीरे धीरे चलेंगे, जब तक हमारा बेसिक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम धीरे धीरे चाल चलेंगे, उसके बाद स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ानी भी बहुत जरूरी है। अगर हम कछुए की चाल को ही चलते रहे तो कभी, हाँ, मतलब फिर नहीं कर पाएंगे। कछुए की चाल बहुत जरूरी है, मैंने अभी बोला, लेकिन कछुए की चाल एक लिमिट तक जरूरी है, उसके बाद हमें धीरे 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 चाल को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास में हर लेक्चर की जो क्लास है वो सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अगली क्लास में जरूर मैं उसका आंसर दूंगा। ध्यान रखिएगा, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ये परिवार और बड़ा होगा। और जो लोग बहुत महंगी लाखों लाखों रुपयों की जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, वो हमारे चैनल पर आई, जहां से उनको शेयर कीजिए, जिससे कि वो हमारे साथ जुड़ सके और यूपीएससी की तैयारी में अपना भी योगदान दे सके, अपने सपने को साकार कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं राजीव विदा लेता हूं। धन्यवाद।